मेरा नाम अनीश शुक्ला है। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहले आपको बताया जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आपको पता है कि हर एक साहित्य का, हर एक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। हर एक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है, जिनमें से इसके सबसे पहले इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सबसे पहले इसके जनक गारसा द तासी एक अंग्रेज़ थे, जिनको हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय जाता है। और इसके साथ ही हिंदू लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को इनके हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रामाणिक माना गया है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सबसे पहले हमें समझना ये है कि हिंदी साहित्य काल विभाजन को किस तरह से विभाजित किया गया है। काल विभाजन में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला क्रम है आदिकाल, जिसको हम दूसरे नाम से वीरगाथा काल, वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम संवत में अगर कहेंगे, विक्रम संवत में, तो 1050 से 1375 संवत में माना जाता है, क्योंकि सन और संवत में अंतर होता है। सन से संवत 57 साल बड़ा होता है। सन से संवत 57 साल बड़ा होता है। ये हम विक्रम संवत में बात कर रहे हैं। 1050 से पहला जो है आदिकाल, जिसका 1050 से 1375 माना जाता है। दूसरा है भक्तिकाल। दूसरा काल है भक्तिकाल। इसका संवत है उसके आगे 1375 से 1700 तक। और तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का संवत माना जाता है 1700 से 1900 तक। 1700 से 1900 तक। और आखिरी जो काल है लास्ट, आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1900 से अब तक माना जाता है। सबसे पहले आता है आधुनिक काल। ये जो काल विभाजन है, हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको बांटा गया है, और उन्हीं को प्रमाणिक माना गया है। विभिन्न विद्वानों में काल विभाजन के संबंध बहुत से मतभेद हैं, लेकिन लास्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के काल विभाजन को प्रमाणिक माना गया है। पहला जो है इसका आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम क्यों पड़ा इसके लिए हमें यह जानना है कि वो समय 1000 साल पहले जब ये काल स्टार्ट हुआ, 1050 से 1375 इसका जो समय है, उस समय राजाओं का शासन था। राजाओं के शासनकाल में आए दिन युद्ध हुआ करते थे, और युद्धों का जो वर्णन, युद्धों का जो सजीव वर्णन उस समय के जो लेखक कवि किया करते थे,
उसी समय जो ये रचनाएं हुआ करती थी वो आदिकाल और वीरगाथा काल के अंतर्गत आती थी। आदिकाल से मतलब होता है, आदि का मतलब पुराना, सबसे प्राचीन काल, इसके कारण को आदिकाल, और वीरगाथा युद्धों का वर्णन, और उसके कारण इसको वीरगाथा काल, वीरता के कारण से वीरगाथा काल नाम दिया गया। अब इसके दूसरा जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि इस काल में ये सबसे काफ़ी समय तक चला, 1375 से 1700 तक जो काफ़ी समय है भक्ति काल। इस समय इसको स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि इस काल में 1375 में 1700 तक इस काल की जो रचनाएं हुई हैं अपने आप में बहुत अनोखी हैं, और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इसी काल में हुई हैं। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास की सूर सरावली, है ना, सूर पदावली, ये सब रचनाएं इसी काल की हैं और बहुत अनोखे कवि हुए, इसलिए इसको भक्ति काल कहा गया है। तीसरा है रीतिकाल। अब जब 1375 तक जब चला, उसके बाद जो अगला क्रम आया रीतिकाल का। रीतिकाल में फिर से वही समय लौटा, यानी फिर से युद्धों का, राजाओं के बीच युद्धों का और वीरता का वर्णन होने लगा। तो एक समय ऐसा आया कि फिर से उसी तरह की रचनाएं जैसी वीरगाथा काल में हुई थी वैसी रचनाएं फिर से रीतिकाल में। रीतिकाल से मतलब होता है रीतिबद्ध, ऐसी रचनाएं जो रीतिबद्ध तरीके से, जिनमें से कुछ वीरता से संबंधित और कुछ भक्ति काल को समेटे हुए थी, अर्थात दोनों तरह की रचनाएं इस काल में होने लगी रीतिकाल में। और सबसे आखिरी जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल में पूरा रचनाओं का पूरा रूपरेखा यानी पूरा प्रारूप बदल गया और इसमें बहुत सी चीज़ें आई। नई कविता का दौर आया, पुनर्जागरण काल आया और ये सब चीज़ें आई जो एक तरह से इन तीनों कालों से भिन्न थी। सबसे पहले वीरगाथा काल में हम इसके बारे में कुछ संक्षेप जानकारी देंगे। वीरगाथा काल में पहला इसका, सबसे पहले हम वीरगाथा काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीरगाथा काल जिसका संवत है 1050 से 1375, है ना, इस काल के बारे में हमें कुछ जानना है। वीरगाथा काल के बारे में ऐसी रचनाएं हुई जो वीरता से संबंधित, यानी राजाओं के वीरता संबंधी, युद्ध संबंधी रचनाएं इस काल के कवि करते थे। इसमें से इस काल के जो राजा हुआ करते थे अपने राज्य में दो प्रकार के कवि रखते थे जिनका नाम चाणक और भाट रखा जाता था। वो उनका काम ये था कि वो अपने राजा की वीरता का बखान करते थे और किसी भी तरह की रचनाएं हों, चाहे राजा की हार संबंधित अथवा जीत, तो उस प्रकार की रचनाएं करते थे। इसमें से रासो साहित्य, वीरगाथा काल में दो तीन तरह की रचनाएं हुई। रासो साहित्य हुई, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और भी विभिन्न प्रकार की रचनाएं हुई, जिनमें से जो मुख्य कवि हुए जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, जगनिक, ये कवि और ये इनकी रचनाएं इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हुई। और इसके साथ ही जो अगला काल आया, इसके बाद अगला काल जो है आपका है भक्ति काल, क्योंकि हमें मुख्य तौर से दूसरा जो काल है भक्ति काल, उस पर रखना है, ध्यान देना है। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कालों में से है, जो 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है सगुण धारा, दूसरा है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा, सगुण धारा के अंदर सगुण से मतलब क्या होता है? सगुण यानी होता है साकार रूप, है ना। उस काल में कवियों द्वारा ईश्वर के साकार रूप का
वर्णन किया जाता था। और निर्गुण मतलब होता है निराकार। उस काल में लेखक कवियों द्वारा ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया जाता था और उनकी रचनाओं में देखने को मिलता था। सगुण धारा दो प्रकार की हुई। पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण धारा भी दो तरह की हुई, ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। देखिए, सगुण धारा के अंतर्गत सगुण धारा की जो है दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण की हुई ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। कृष्ण भक्त के हुए सूरदास जी। ये इस शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। बाकी इनके अलावा और भी, सूरदास के अलावा कृष्ण भक्त में मीराबाई, केशवदास, है ना, ये सब, और गोस्वामी तुलसीदास, है ना, नाभदास, ये सब इसके हैं राम भक्ति शाखा के। ज्ञान मार्गी और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा में दो हुए, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। एक के हुए कबीरदास, दूसरे के जायसी। कबीरदास, रैदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इस तरह से। इस तरह से इन भक्ति काल के जो दो शाखाएं हैं, फिर उनको विभाजित किया गया दो शाखाओं में। इस तरह से इनकी रचनाएं आगे होती रहीं 1700 ईस्वी तक, 1700 संवत तक। ठीक है, ये आपका भक्ति काल कंप्लीट हुआ। अगला काल जो आता है आपका रीतिकाल। तीसरा जो काल आता है आपका रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक। हाँ, एक बात आपको यहाँ मैं बताना भूल गया। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को, तीसरा जो हम बता रहे हैं रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल जिसका संवत है 1700 से 1900 तक। रीतिकाल में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीतिकाल में ऐसी रचनाएं हुई रीतिबद्ध तरीके से, जिनमें से कुछ ऐसी रचना है। एक समय ऐसा आया 1700 के बाद, 1700 के बाद एक समय ऐसा आया कि जिसमें फिर से वही युद्धों का वर्णन और साथ साथ भक्ति से संबंधित, ईश्वर की आस्था संबंधित कुछ रचनाएं हुई, जो दोनों कालों को समेटे हुए जो रचनाएं हुई रीतिबद्ध तरीके से होने लगी, जिसमें रीतिकाल में भी लेखक द्वारा अपनी रचनाओं को एक अच्छे साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें रीतिकाल के अंतर्गत ऐसे लेखक आए जो वीरता संबंधी रचना करने लगे और साथ साथ रीतिबद्ध तरीके से रचना। इनमें युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता था, साथ साथ अपने राजा का, जिस राजा के अधीन थे उसकी वीरता का बखान होता था, और साथ साथ ये रस और अलंकार का यानी पद्य खंड में रस और अलंकार का भी प्रयोग किए जाने लगा और बहुत सी रचनाएं इसमें प्रमाणिक माने जाते हैं। अगला जो है आपका आधुनिक काल। आखिरी जो काल है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय माना जाता है 1900 से अब तक।
19वीं शताब्दी से अब तक का जो समय है आधुनिक काल का माना जाता है। आधुनिक काल में एक ऐसी रचनाओं का दौर आया जिसमें नई कविता ने अपना महत्वपूर्ण स्थान लिया। नई कविता ने अपना महत्वपूर्ण स्थान लिया। साथ साथ आधुनिक काल को अगर देखा जाए तो आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। और आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और आखिरी है जिसको बोलते हैं शुक्लोत्तर युग, पुनर्जागरण का युग। जी, पहला भारतीय जो इसका पहला जो है आधुनिक काल का जो पहला क्रम है, इनके भी कई भाग हुए। आधुनिक काल का जो पहला है भारतेंद्र युग, ये आचार्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नाम पड़ा। इनमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो लेखक हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनके कारण इस युग का नाम भारतेंद्र युग पड़ा। दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण इसे द्विवेदी युग पड़ा। तीसरा है शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कारण उनका नाम पड़ा। और इसमें शुक्लोत्तर युग में विभिन्न प्रकार के लेखक आए, जिनमें से जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। भारतेंद्र युग आधुनिक काल का जो पहला युग है भारतेंद्र युग में, इसमें इसकी विशेषता सबसे पहले ये थी कि इसमें गद्य साहित्य लिखे जाने लगे, यानी गद्य का प्रारंभ काल माना जाता है। भारतेंद्र युग को गद्य का प्रारंभ काल माना जाता है, जिनमें से सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली में रचनाएं की जाने लगी और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। साथ साथ इसमें ये सभी चारों युगों में गद्य का आरंभ हो चुका था। आधुनिक काल में विभिन्न प्रकार के नाटक, इन युगों में विभिन्न प्रकार के नाटक, रचनाएं, कहानी, उपन्यास का दौर इन चारों युगों में प्रारंभ हो गया। और साथ साथ पहले के तीन के कालों की अपेक्षा ये जो युग है बिल्कुल भिन्न है ना। आज के लिए हिंदी साहित्य का ये काल विभाजन संक्षेप में था। डिटेल जो है अगली क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।